सन 1940 में नाजी अधिकारियों ने पोलैंड के ऑश्विएचिम शहर के बाहरी इलाके में एक एकाग्रता शिविर स्थापित किया। यह स्थान, जो बाद में ऑश्विट्ज के नाम से जाना गया, धीरे धीरे विस्तारित किया गया, जब तक कि यह एक ऐसा परिसर नहीं बन गया जिसमें हिरासत, जबरन श्रम और नरसंहार की कार्यवाहियां एक साथ चलती थीं। इसके संचालन के दौरान 1 मिलियन से अधिक लोगों को वहां निर्वासित किया गया, जो नाजी शासन द्वारा अधिकृत विभिन्न देशों से थे। अधिकांश जीवित नहीं रह सके। परिवहन निरंतर पहुंचते थे और उतरने के बाद कैदियों को चयन प्रक्रियाओं से गुजारा जाता था, जो उनके तत्काल भविष्य का निर्धारण करती थीं। सुविधाओं में बैरक, गैस चेंबर, शवदाह गृह और सहयोगी कंपनियों से जुड़ी औद्योगिक क्षेत्र शामिल थीं। शिविर प्रशासन ने कैदियों का श्रम शोषण करने, जिन्हें अनुपयुक्त समझा, उन्हें समाप्त करने और उनकी संपत्ति हड़पने के लिए योजनाबद्ध तरीके अपनाए। संग्रहीत अभिलेखों, जीवित बचे लोगों की गवाही और भौतिक साक्ष्यों ने ऑश्विट्ज की आंतरिक कार्यप्रणाली को पुनर्निर्मित करने की अनुमति दी है। इस स्थान में किए गए सबसे भयानक अपराध कैसे विकसित हुए और किन तंत्रों ने उनके क्रियान्वयन को संभव बनाया। प्रथम कैदी और ऑश्विट्ज का संगठन। ऑश्विट्ज की स्थापना मई 1940 में पोलैंड के दक्षिण में ऑश्विएचिम के बाहरी इलाके में की गई थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य पोलिश राजनीतिक विरोधियों के लिए एक हिरासत केंद्र के रूप में कार्य करना था। पहला जत्था, जिसमें तारनोव से लाए गए 728 पुरुष शामिल थे, उसी वर्ष 14 जून को पहुंचा। उनमें से अधिकांश कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और प्रतिरोध आंदोलनों के सदस्य थे। मूल सुविधाएं, जो पोलिश सेना की पुरानी बैरकों में स्थित थीं, एसएस अधिकारियों द्वारा अनुकूलित की गईं और उन्हें एक कारावास स्थल में बदल दिया गया। नवागंतुकों को अपने स्वयं के बैरक बनाने, तारबंदियों को मजबूत करने और आंतरिक रास्तों को तैयार करने के लिए मजबूर किया गया। यह क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ा, दीवारों और निगरानी टावरों से घिरा हुआ। शुरुआत से ही दिनचर्या कठोर नियंत्रण में थी। प्रत्येक व्यक्ति को एक संख्या सौंपी गई जो उसके नाम का स्थान लेती थी। यह पहचान संख्या धारीदार वर्दी पर सिल दी जाती थी, जिसे उसकी श्रेणी के अनुसार रंगीन त्रिकोण के साथ लगाया जाता था। राजनीतिक कैदियों के लिए लाल, सामान्य अपराधियों के लिए हरा, असामाजिक माने जाने वालों के लिए काला और समलैंगिक पुरुषों के लिए गुलाबी। समय के साथ अतिरिक्त श्रेणियों के लिए अन्य प्रतीक जोड़े गए। दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती थी। कैदियों को सुबह की गिनती के लिए केंद्रीय प्रांगण में ले जाया जाता था, जिसे अपेल कहा जाता था, जहां उन्हें घंटों तक बिना हिले खड़े रहना पड़ता था, चाहे मौसम जैसा भी हो। पंजीकरण में किसी भी गलती से प्रतीक्षा लंबी हो सकती थी या सामूहिक सजा मिल सकती थी। सत्यापन के बाद उन्हें न्यूनतम मात्रा में रोटी और काले कॉफी की खुराक दी जाती थी और फिर उन्हें परिसर के भीतर और बाहर विभिन्न श्रम कार्यों में भेजा जाता था। प्रारंभिक कार्यों में सुविधाओं का विस्तार करना, खाइयां खोदना और तारबंदी को मजबूत करना शामिल था। उन्हें प्रारंभिक शवदाह गृहों के निर्माण में भी भाग लेना पड़ा, बिना यह जाने कि उनका उद्देश्य क्या था। इन गतिविधियों की निगरानी एसएस रक्षक और कपो करते थे, जो कैदियों में से चुने गए प्रभारी होते थे और जो अक्सर अपने साथियों पर हिंसा करते थे। सजाओं में मारपीट, दंड कोशिकाओं में बंद करना और सार्वजनिक फांसी शामिल थीं। सबसे भयभीत करने वाले भवनों में से एक था ब्लॉक 11। वहां दंड कोशिकाएं थीं, छोटे कमरे जहां कैदियों को पूर्ण अंधकार में या बिना बैठने की अनुमति के बंद किया जाता था। कुछ कोशिकाओं में कैदियों को दूसरों के साथ खड़े रहना पड़ता था कई दिनों तक। ब्लॉक 11 के पिछवाड़े में ही दीवार के सामने पहली गोलीबारी द्वारा फांसियां दी गईं। भोजन अपर्याप्त था। सामान्य राशन में केवल रोटी, पतली सूप और काली कॉफी होती थी। कुपोषण ने शीघ्र ही कैदियों को दुर्बल कर दिया, जिससे वे कठोर श्रम सहन करने में असमर्थ हो गए। संक्रामक रोग तेजी से फैलते थे, जो अस्वच्छता, सफाई की कमी और बैरकों में भीड़भाड़ से बढ़ावा पाते थे। परिसर को विद्युतीकृत बाढ़ों द्वारा विभाजित क्षेत्रों में बांटा गया था। प्रत्येक में क्रमांकित बैरकों की पंक्तियां थीं। अंदर कैदी लकड़ी की तिपहिया खटिया पर सोते थे, आमतौर पर 2 या 3 लोगों के साथ साझा करते हुए। बिस्तरों में उचित गद्दे नहीं होते थे और केवल पतली कंबलें दी जाती थीं। दैनिक निरीक्षणों के दौरान सख्त व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य होता था, अन्यथा दंड मिल सकता था। समय के साथ ऑश्विट्ज प्रथम ने अपनी संरचना का विस्तार किया, जिसमें नए भवन और अतिरिक्त क्षेत्र बनाए गए।
गोदाम, कार्यशालाएं और एक फील्ड अस्पताल बनाया गया जो सीमित संसाधनों के साथ संचालित होता था। एसएस का चिकित्सकीय स्टाफ इस अस्पताल का उपयोग कैदियों पर इलाज और प्रक्रियाओं के प्रयोग के लिए करता था, बिना उनकी अनुमति के। प्रारंभिक महीनों में आबादी तेजी से बढ़ी। पोलिश कैदियों के अलावा तृतीय राइख द्वारा कब्जे वाले अन्य क्षेत्रों के नागरिक भी आने लगे। गिरफ्तारी के कारणों में राजनीतिक गतिविधियां, पड़ोसी की शिकायतें और मनमाने छापे शामिल थे। प्रशासन हर प्रवेश को व्यवस्थित रूप से दर्ज करता था, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, राष्ट्रीयता, हिरासत का कारण और आगमन की तारीख शामिल होती थी। पहली सामूहिक हत्याएं ब्लॉक 11 की दीवार के सामने गोलीबारी के माध्यम से की गईं। अभियुक्त अपनी अंतिम घड़ियां उस भवन में बिताते थे। उसके बाद उन्हें दीवार के सामने खड़ा करके एसएस दस्ते द्वारा गोली मार दी जाती थी। इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से राजनीतिक विरोधियों और प्रतिरोध के सदस्यों के विरुद्ध किया गया। आंतरिक पदानुक्रम ने एसएस को कपो और ब्लॉक प्रमुखों का उपयोग कर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी, जिन्हें कैदियों में से ही चुना गया था। इन पदों में बेहतर भोजन और अलग आवास जैसे विशेषाधिकार मिलते थे। बदले में उन्हें निगरानी और दंड के कार्य में सहयोग करना होता था। कप्पो द्वारा की गई हिंसा ने शिविर में भय के वातावरण को बढ़ावा दिया। अपने पहले वर्ष के संचालन के दौरान ऑशविट्स एक हिरासत, दंड और जबरन श्रम केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। जीवन की स्थितियां तेजी से बिगड़ गईं, जबकि संरचना का विस्तार जारी रहा ताकि अधिक लोगों को समायोजित किया जा सके। यह प्रारंभिक संगठन उस व्यवस्था की नींव बन गई जो बाद में नाजी शासन के प्रमुख विनाश केंद्रों में से एक बन गई। चयन की ढलान और गैस चेंबर। 1942 से ऑशविट्स ने अपने मूल उद्देश्य को केवल एक एकाग्रता शिविर के रूप में पार कर लिया और यह नाजी विनाश योजना का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया। ऑशविट्स द्वितीय, जिसे बिर्केनाउ के नाम से जाना गया, की स्थापना से इसकी क्षमता में वृद्धि हुई और जनसंहार की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। इसके बाद से निर्वासितों से भरी ट्रेनें प्रतिदिन पहुंचना आम हो गया। डिब्बे सीधे एक प्लेटफार्म में प्रवेश करते थे, जिसे चयन की ढलान कहा जाता था। वहां नवागंतुक अमानवीय परिस्थितियों में लंबे सफर के बाद बिना भोजन या पानी के उतरते थे। उसी स्थान पर एसएस अधिकारी तत्काल चयन करते थे। केवल इशारों से यह तय करते थे कि किन्हें जबरन श्रम में भेजा जाएगा और किन्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी। बुजुर्गों, बच्चों वाली महिलाओं, बीमारों और दुर्बल व्यक्तियों को लगभग हमेशा मृत्यु के लिए नियत समूह में भेजा जाता था। पीड़ित अपने भाग्य से अनजान रहते थे, यह सोचते हुए कि उन्हें किसी कीटाणु शोधन या कार्य पुनः नियुक्ति के लिए ले जाया जा रहा है। इस बीच जिनको काम के लिए चुना जाता था, उन्हें पंजीकरण क्षेत्र में ले जाया जाता था, जहां उन्हें एक पहचान संख्या दी जाती थी और उनके विवरण को शिविर के अभिलेखों में दर्ज किया जाता था। जिन्हें विनाश के लिए चुना गया था, उन्हें ट्रकों में या पैदल गैस चेंबरों की ओर ले जाया जाता था, जो ढलान से दूर स्थित थे। ये सुविधाएं स्नानघर का आभास देने के लिए डिजाइन की गई थीं। पीड़ितों को अपने कपड़े उतारने और कतारबद्ध होने का आदेश दिया जाता था। यहां तक कि उन्हें एक टोकन भी दिया जाता था, जिसमें यह बताया जाता था कि कीटाणु शोधन के बाद वे अपनी वस्तुएं वापस प्राप्त कर सकेंगे। जब कक्ष भर जाता था, तब दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते थे। घातक पदार्थ जो प्रयोग में लाया जाता था, वह था जाइक्लोन बी, एक ठोस कीटनाशक जो हवा के संपर्क में आने पर साइनाइड गैस छोड़ता था। ऑपरेटर एसएस की निगरानी में छत पर बने छेदों से गोलियां अंदर डालते थे। मृत्यु 10 से 20 मिनट के भीतर होती थी। यह स्थितियों और अंदर मौजूद लोगों की संख्या पर निर्भर करता था। इसके बाद कैदियों की एक टीम, जिसे झोंडर कमांडो कहा जाता था, अंदर प्रवेश करती थी ताकि शवों को बाहर निकाला जा सके। उनके काम में मृतकों के सोने के दांत निकालना, बाल काटना और वस्तुओं को वर्गीकृत करना शामिल था। शवों को शवदाह गृह में ले जाकर जलाया जाता था। राख को सामूहिक कब्रों, नदियों में फेंका जाता था या भराव सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता था। इस प्रणाली ने ऑशविट्स को अभूतपूर्व विनाश क्षमता प्रदान की। उच्चतम गतिविधि के दौर में एक दिन में 6000 लोगों तक की हत्या की जा सकती थी। दक्षता को बढ़ाने के लिए सुविधाओं का निरंतर विस्तार और अनुकूलन किया गया। पूरा संचालन एसएस के उच्च अधिकारियों द्वारा बर्लिन से सीधे आदेशों के अनुसार निर्देशित किया जाता था, जबकि परिवहन, चयन और पीड़ितों की संख्या का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता था। ये रिपोर्टें नियमित रूप से केंद्रीय कार्यालयों को भेजी जाती थीं, जो यह दर्शाती थीं कि किस प्रकार नौकरशाही और रसद को जनसंहार के लिए इस्तेमाल किया गया। जीवित बचे लोगों की गवाही याद दिलाती है
कि शवदाह गृहों से उठता धुआं शिविर के किसी भी स्थान से दिखाई देता था, जबकि जलती लाशों की गंध वातावरण में समाई रहती थी। इसके बावजूद कैदियों को इस भयावह उपस्थिति के बीच अपने कार्यों को जारी रखना पड़ता था। जब शवदाह गृह सभी शवों को संसाधित करने में असमर्थ हो जाते थे, तो वैकल्पिक तरीकों का सहारा लिया जाता था। चलती गैस चेंबर और पीड़ितों द्वारा खुद खोदी गई खाइयों में सामूहिक गोलीबारी। इन तरीकों का उद्देश्य उस समय विनाश की गति को तेज करना था, जब स्थायी सुविधाएं अपर्याप्त हो जाती थीं। गैस चेंबरों का उपयोग ऑशविट्स के अंतिम सप्ताहों तक जारी रहा। जब लाल सेना आगे बढ़ने लगी, तो नाजी अधिकारियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए इन्हें नष्ट करने का आदेश दिया। एसएस के निर्देशों के तहत कई को विस्फोटकों से ध्वस्त कर दिया गया। चैन की ढलान और गैस चेंबर ऑशविट्स में विनाश की केंद्रीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके अस्तित्व ने इस शिविर को तथाकथित अंतिम समाधान के प्रमुख केंद्रों में से एक बनने दिया, जो नाजी शासन द्वारा दुश्मन समझी गई आबादियों के व्यवस्थित उन्मूलन को अंजाम देता था। जोसेफ मेंगले और चिकित्सीय प्रयोग। 1943 से ऑशविट्स नाजी शासन के प्रमुख चिकित्सीय प्रयोग केंद्रों में से एक बन गया। ये गतिविधियां ऑशविट्स 1 के ब्लॉक 10 में केंद्रित थीं, जहां एसएस के डॉक्टरों ने सैकड़ों कैदियों पर प्रक्रियाएं की, बिना उनकी अनुमति के और चिकित्सीय लाभ के उद्देश्य के बिना। उसी वर्ष जोसेफ मेंगले को इस शिविर में नियुक्त किया गया और उन्होंने अपना ध्यान जुड़वां बच्चों पर केंद्रित किया, जिन्हें मुख्यतः नवागंतुक बच्चों में से चुना जाता था। उनका उद्देश्य आनुवंशिक समानताओं और भिन्नताओं का प्रत्यक्ष तुलना द्वारा अध्ययन करना था। जुड़वां बच्चों की माप की जाती थी, उनका वजन लिया जाता था, एक्सरे और रक्त परीक्षण किए जाते थे। कभी कभी एक भाई बहन पर सर्जरी की जाती थी, जबकि दूसरा संदर्भ के लिए जीवित रखा जाता था। यदि एक की मृत्यु हो जाती थी, तो दूसरे को मार दिया जाता था, ताकि तुलनात्मक शव परीक्षण किया जा सके। जुड़वां बच्चों के अलावा बौने, शारीरिक विकृतियों वाले और विशेष शारीरिक लक्षणों वाले व्यक्तियों पर भी प्रयोग किए गए। कैदियों पर अंग निकाले गए, विच्छेदन, अंग काटना किया गया और बिना बेहोश किए घातक प्रक्रियाएं की गईं। कई परीक्षणों में जानबूझकर टाइफस, मलेरिया या तपेदिक जैसे रोगों से संक्रमित किया गया, ताकि रोगों की प्रकृति को समझा जा सके और संभावित उपचारों का मूल्यांकन किया जा सके। ब्लॉक 10 में नसबंदी के प्रयोग भी किए गए। कार्ल क्लाउबर्ग और हॉस्ट शुमान की निगरानी में महिलाओं की प्रजनन क्षमता को समाप्त करने के लिए विकिरण, रासायनिक इंजेक्शन और शल्यक्रियाएं की गईं। इन तरीकों ने सैकड़ों महिलाओं को प्रभावित किया, जिनमें से कई को अपूरणीय क्षति हुई या मृत्यु हो गई। प्रक्रियाओं में हड्डियों के प्रतिरोपण के प्रयास, ऊतक पुनरुत्पादन पर अध्ययन और रासायनिक यौगिकों के परीक्षण भी शामिल थे। कुछ प्रयोगों में जानबूझकर घाव किए जाते थे और फिर उन पर जीवाणुरोधी उपचारों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया जाता था। कैदियों को बांध दिया जाता था और उन्हें चरम परिस्थितियों में रखा जाता था, जहां वे भाग नहीं सकते थे और विरोध करने का कोई विकल्प नहीं होता था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अंगविच्छेदन, गंभीर संक्रमण और मृत्यु का सामना करना पड़ता था। इन प्रयोगों के लिए चयन आगमन की ढलान पर या बैरकों से सीधे एसएस डॉक्टरों द्वारा पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता था। हर मामले को एक विशिष्ट फाइल में दर्ज किया जाता था, जिसमें मृत्यु के बाद शव परीक्षण के परिणाम भी शामिल होते थे। प्रयोग केवल ब्लॉक 10 तक सीमित नहीं थे। बिरकेनाउ में अतिरिक्त स्त्री रोग संबंधी प्रक्रियाएं और ठंड सहनशीलता पर परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में कैदियों को बर्फीले पानी में डुबोया जाता था या अत्यंत ठंडे तापमान में रखा जाता था, ताकि हाइपोथर्मिया के प्रभावों और पुनर्जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जा सके। प्राप्त आंकड़े नाजी शासन से जुड़े चिकित्सा संस्थानों को भेजे जाते थे। इनका एक हिस्सा प्रकाशित किया गया या एसएस की आंतरिक बैठकों में प्रस्तुत किया गया। हालांकि युद्ध के अंतिम महीनों में बड़ी मात्रा में जानकारी नष्ट कर दी गई या बिखर गई। इन प्रक्रियाओं की स्थितियां उस समय की चिकित्सा नैतिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती थीं। ये हस्तक्षेप बिना सहमति, सुरक्षा की कोई गारंटी और केवल नाजी युद्ध मशीनरी और शासन के नियंत्रण हितों के लिए किए जाते थे। इन प्रक्रियाओं से गुजरने वाले कैदियों को कोई चिकित्सीय देखभाल नहीं मिलती थी और अधिकांश मामलों में उन्हें अगली बार प्रयोग के लिए अनुपयुक्त मानकर मार दिया जाता था। कुछ बचे हुए कैदियों की गवाही में बताया गया है कि उन्होंने चयन की प्रक्रिया और बैरकों में लौटे कैदियों की शारीरिक स्थिति देखी थी। उनके स्पष्ट घाव, अंगविच्छेदन और बिना इलाज के रोग के लक्षणों को उनके साथ रहने वालों ने देखा और अनुभव किया।
इन पीड़ितों की उपस्थिति से शिविर के अंदर डर और दहशत फैल जाती थी। ऑशविट्स में की गई चिकित्सा गतिविधियां उस दमनात्मक संरचना का हिस्सा थीं जिसे नाजी शासन ने स्थापित किया था। इन प्रयोगों में जर्मन विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित पेशेवरों और आंतरिक चिकित्सकीय सहायकों की भागीदारी यह दर्शाती थी कि वैज्ञानिक क्षेत्र भी इस विनाश नीति में शामिल था। इन प्रयोगों के लिए इस्तेमाल की गई संरचना को शिविर की अन्य सुविधाओं के साथ इसके अंतिम महीनों में क्रमिक रूप से नष्ट कर दिया गया। मजबूरी में किया गया श्रम, मृत्यु तक शोषण। शुरुआती महीनों से ही ऑशविट्स ने मजबूरी में श्रम को अपने संचालन ढांचे का एक केंद्रीय स्तंभ बना दिया था। यह अभ्यास केवल नाजी शासन की आर्थिक आवश्यकताओं का उत्तर नहीं था, बल्कि यह एक योजनाबद्ध उन्मूलन विधि के रूप में भी कार्य करता था। कैदियों को अत्यधिक शारीरिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उनकी सेहत को धीरे धीरे इतना बिगाड़ देता था कि अंततः उनकी मृत्यु हो जाती थी। दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती थी और काम 12 से अधिक घंटे चलता था। हर सुबह कैदियों को केंद्रीय प्रांगण में अनिवार्य गिनती के लिए इकट्ठा किया जाता था और उन्हें श्रमिक समूहों में संगठित किया जाता था। एसएस गार्डों की निगरानी में उन्हें शिविर के अंदर या बाहरी स्थानों पर भेजा जाता था, जिनमें से कई किलोमीटर दूर होते थे और जिन्हें पैदल तय करना पड़ता था। लगाई गई गतिविधियों में खाइयां खोदना, सड़कें बनाना, भारी सामान ढोना, खदानों से पत्थर निकालना और सुविधाओं का विस्तार करना शामिल था। उन्हें क्रेमेटोरियमों के निर्माण में भी जबरन लगाया गया, उनकी असली उपयोगिता की जानकारी दिए बिना। उपकरण बहुत कम होते थे और उनके पास कोई सुरक्षा साधन नहीं होता था। दैनिक आहार उस शारीरिक श्रम के लिए अपर्याप्त था जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती थी। रोटी, पतली सूप और काले कॉफी तक सीमित आहार के कारण उनका वजन लगातार घटता जाता था। कुपोषण अत्यधिक श्रम के साथ मिलकर बेहोशी, चोटें और शरीर का ढह जाना उत्पन्न करता था। जो लोग जारी रखने में असमर्थ होते थे, उन्हें सजा दी जाती थी, मारा जाता था या खत्म कर दिया जाता था। निगरानी एसएस गार्डों और कापोस के हाथ में थी, जो हिंसा के माध्यम से अनुशासन लागू करते थे। सजाओं में पीटना, कोड़े मारना और सार्वजनिक अपमान शामिल था। अगर उत्पादन लक्ष्य पूरे नहीं होते थे तो पूरे समूह को सामूहिक दंड दिए जाते थे। ऑशविट्स में एक औद्योगिक क्षेत्र था जो आईजी फार्बेन समूह से जुड़ा था, जो बुना नामक रासायनिक संयंत्र के लिए जिम्मेदार था, जहां कृत्रिम रबर और ईंधन का उत्पादन होता था। वहां कैदी विषैली सामग्री के संपर्क में आकर अत्यधिक दबाव में काम करते थे। बहुत से लोग कुछ ही महीनों में मर जाते थे। इसके अलावा उन्हें हथियार कारखानों, धातु कार्यशालाओं और जब्त की गई वस्तुओं के भंडारण केंद्रों, जिन्हें कनाडा कहा जाता था, में भी लगाया गया। यह अंतिम कार्य अपेक्षाकृत कम कठोर था और इसके लिए कैदियों की प्रतीक्षा सूची होती थी। काम की जगहों तक पहुंचने के लिए उन्हें कड़ी निगरानी में ले जाया जाता था, जिन रास्तों को घेराबंदी और जांच बिंदुओं से सुरक्षित किया गया था। रास्ते में यदि कोई गिर जाता था तो उसे तुरंत गोली मार दी जाती थी। कतारें सुव्यवस्थित रखनी होती थीं और किसी भी व्यक्ति के स्थान छोड़ने पर दंड की धमकी दी जाती थी। खदानों में कार्य विशेष रूप से थकाने वाला होता था। कैदियों को ऊपर की ओर भारी पत्थर ढोने होते थे, जो उनकी ताकत को समाप्त करने की योजना का हिस्सा होता था। गिरना आम था। जो उठ नहीं पाते थे उन्हें पीटा जाता था या अन्य कैदियों द्वारा धकेला जाता था, जो स्वयं धमकी के कारण गति बनाए रखने के लिए मजबूर थे। मजबूरी में कराया गया श्रम एक अप्रत्यक्ष उन्मूलन प्रणाली के रूप में कार्य करता था। अत्यधिक शारीरिक श्रम, भूख, चिकित्सा सहायता की अनुपस्थिति और हिंसा के मिश्रण ने जीवन प्रत्याशा को बहुत घटा दिया था। जो लोग प्रारंभिक कार्यों से बच जाते थे, उन्हें अंततः गैस चैम्बरों में भेजा जाता था या सीधे गोली मार दी जाती थी। यह प्रणाली नाजी शासन के आर्थिक हितों और विनाश के उद्देश्यों के बीच संबंध को दर्शाती थी। सहयोगी कंपनियां दास श्रम का लाभ उठाती थीं, जबकि शिविर अधिकारी थकावट को सीधे जनसंहार के बजाय समाप्ति के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। प्रशासन असाइनमेंट, मृत्यु और उत्पादन लक्ष्यों को सावधानीपूर्वक दर्ज करता था। ये आंकड़े समूहों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और उनकी निरंतरता निर्धारित करने में उपयोग किए जाते थे। प्रत्येक कार्य के लिए चयन उम्र, शारीरिक बल और अनुमानित योग्यता पर निर्भर करता था। हालांकि परिस्थितियां किसी भी प्रारंभिक क्षमता को शीघ्र नष्ट कर देती थीं। अंतिम महीनों में भी जबरन श्रम जारी रहा, यहां तक कि निकासी तक। कैदियों को दस्तावेज नष्ट करने,
सुविधाओं को समाप्त करने और गतिविधियों के सभी सबूत मिटाने के लिए मजबूर किया गया। जो इन आदेशों को पूरा करने में असमर्थ थे, उन्हें निकासी मार्च से पहले मार दिया गया। यौन हिंसा और जबरन बंध्यता, क्लाउबर्ग और शूमान। अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं से ही ऑशविट्ज में कैदी महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के कृत्य शामिल थे। यद्यपि एसएस के नियमों में बलात्कार औपचारिक रूप से निषिद्ध था, फिर भी हमले आम थे और कई मामलों में गार्डों की मिलीभगत या प्रत्यक्ष भागीदारी भी होती थी। चयनित महिलाओं को बैरकों से निकालकर एकांत क्षेत्रों में ले जाया जाता था, जहां उन्हें इन अत्याचारों का शिकार बनाया जाता था। एक संस्थागत प्रथा के रूप में शिविर के भीतर वेश्यालयों की स्थापना की गई। 1943 में तथाकथित विशेष भेंट ब्लॉकों की स्थापना की गई, जहां चुनी गई महिलाओं को प्रशासन द्वारा चयनित कैदियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। ये वेश्यालय उन कैदियों के लिए पुरस्कार प्रणाली के रूप में कार्य करते थे जिन्हें अपने काम में उत्पादक या शिविर की संरचना में सहयोगी माना जाता था। इन स्थानों पर नियुक्त की गई महिलाएं सबसे युवा और स्वस्थ कैदियों में से चुनी जाती थीं। चयन शारीरिक जांच और अनिवार्य साक्षात्कारों के माध्यम से होता था। एक बार चयनित होने के बाद उन्हें सीमित स्थानों में रखा जाता था और निरंतर निगरानी में रखा जाता था। भाग लेने से इनकार करने पर दंड, उच्च जोखिम वाले जबरन श्रम कार्यों में तबादला या निष्पादन सूची में शामिल किया जाना संभव था। संगठित वेश्यालयों के अतिरिक्त एसएस के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई यौन हमलाएं भी होती थीं। ये कृत्य आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किए गए थे, लेकिन जीवित बचे लोगों की गवाही और युद्धोत्तर बयानों में इनका दस्तावेजीकरण हुआ है। कुछ कैदियों को इन बलात्कारों के परिणाम स्वरूप गर्भवती होना पड़ा। अनेक मामलों में गर्भवती महिलाओं को तुरंत गैस चैम्बरों के लिए चुन लिया गया या उन्हें अत्यंत खराब परिस्थितियों में जबरन गर्भपात कराया गया। ऑशविट्ज जबरन बंध्यता के लिए किए गए चिकित्सीय प्रयोगों का स्थल भी था। इस उद्देश्य के लिए प्रयोग एसएस डॉक्टरों की देखरेख में किए गए, जिनमें कार्ल क्लाउबर्ग और होस्ट शूमान शामिल थे। प्रयोग की गई तकनीकों में गर्भाशय में संक्षारक यौगिकों का इंजेक्शन, प्रजनन अंगों को आयनित विकिरण के संपर्क में लाना और ऐसे शल्य चिकित्सीय हस्तक्षेप शामिल थे जो आंतरिक ऊतकों को अपरिवर्तनीय रूप से क्षति पहुंचाते थे। इन प्रक्रियाओं से गुजरने वाली कैदियों को न तो उचित बेहोशी दी गई और न ही बाद की देखभाल प्राप्त हुई। अनेक महिलाओं को गंभीर संक्रमण, रक्तस्राव और लगातार दर्द का सामना करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण संख्या में कैदियों की मृत्यु सीधे इन हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप हुई। अन्य महिलाओं को जब वे परीक्षण की विषय बनने के लिए अनुपयुक्त समझी गईं, तो समाप्त कर दिया गया। शिविर के चिकित्सीय अभिलेखों में किए गए परीक्षणों, प्राप्त परिणामों और रोगियों में देखी गई प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया गया। इन आंकड़ों का एक भाग जर्मनी की चिकित्सीय संस्थाओं को भेजा गया, जहां पूर्वी यूरोप की अधीन जनता पर बड़े पैमाने पर बंध्यता तकनीकों के प्रयोग की संभावनाओं का मूल्यांकन किया गया। ऑशविट्ज में यौन हिंसा एक व्यापक दमन प्रणाली का हिस्सा थी, जिसमें महिला कैदियों को शोषण की वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। चिकित्सा कर्मियों, शिविर अधिकारियों और प्रशासनिक संरचनाओं की भागीदारी ने नाजी शासन की विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय को स्पष्ट किया, जो इन प्रथाओं को लागू कर रही थीं। इन हमलों के शारीरिक और मानसिक प्रभावों को शिविर के संचालन के दौरान कोई देखभाल या मान्यता नहीं दी गई। जीवित बची कैदियों को बैरकों के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर कलंक का सामना करना पड़ा, जिससे उनके लिए अपनी झेली गई पीड़ाओं को साझा करना और भी कठिन हो गया। यौन हिंसा और जबरन बंध्यता के बारे में गवाही का एक भाग शिविर की मुक्ति के कई दशकों बाद ही दर्ज किया गया। वेश्यालयों के लिए नियोजित अवसंरचना को ऑशविट्ज के अंतिम कार्य सप्ताहों में अन्य प्रमुख सुविधाओं के साथ समाप्त कर दिया गया। इन गतिविधियों से संबंधित कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को उस प्रयास के दौरान नष्ट कर दिया गया, जिसका उद्देश्य शिविर में की गई कार्रवाइयों के सबूतों को मिटाना था, बच्चों का संहार और उन पर किए गए प्रयोग। ऑशविट्ज में इसके प्रारंभिक वर्षों से ही हजारों बच्चों को लाया गया। इनमें से कई अपने परिवारों के साथ विभिन्न अधिग्रहित देशों से लाए गए परिवहन में पहुंचे। अधिकांश नाबालिगों को रैंप पर ही सीधे गैस चैम्बरों में तत्काल समाप्ति के लिए चयनित कर लिया गया, क्योंकि उन्हें जबरन श्रम करने या शिविर के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं माना गया। चयन के दौरान छोटे बच्चों को उनकी माताओं से अलग कर दिया जाता था। कई बार जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ रहने का प्रयास करती थीं, उन्हें भी गैस चैम्बरों के लिए नियत समूह में शामिल कर दिया जाता था।
एसएस अधिकारी कैदियों को यह कहकर बच्चों को सौंपने का निर्देश देते थे कि उन्हें विशेष देखभाल वाले क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जबकि उनका वास्तविक गंतव्य संहार होता था। कुछ बच्चों को अस्थायी रूप से जीवित रखा गया ताकि उन्हें चिकित्सकीय प्रयोगों में उपयोग किया जा सके। जुड़वां बच्चे, शारीरिक विकृति वाले बच्चे और विशेष मामलों के रूप में माने गए बच्चों को योसेफ मेंगले और अन्य एसएस डॉक्टरों द्वारा संचालित अनुसंधानों के लिए चुना गया। इन नाबालिगों को शारीरिक माप, रक्त निकासी, शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप और अन्य आक्रामक परीक्षणों के अधीन किया गया, बिना किसी सहमति या उचित बेहोशी के। रिकॉर्ड से पता चलता है कि बच्चों पर किए गए प्रयोगों में रासायनिक पदार्थों के इंजेक्शन, अंगों की कटाई, ठंड में सहनशीलता की जांच और संक्रामक रोगों पर अध्ययन शामिल थे। कई मामलों में चयनित बच्चे परीक्षण के दौरान ही मर गए या परीक्षणों के अंत में उनकी तुलनात्मक शव परीक्षण की अनुमति देने के लिए उन्हें मार डाला गया। इन अनुसंधानों के परिणामों को आंतरिक रिपोर्टों में दर्ज किया गया और जर्मनी के चिकित्सकीय संस्थानों को भेजा गया। प्रयोगों के अतिरिक्त कुछ बच्चों को शिविर के भीतर हल्के कार्यों के लिए श्रमिक के रूप में उपयोग किया गया। इन कार्यों में कनाडा के नाम से जाने जाने वाले गोदामों में जब्त की गई वस्तुओं की छंटाई, आंतरिक संदेशों का परिवहन और सौंपे गए क्षेत्रों की सफाई शामिल थी। हालांकि भोजन, स्वच्छता और चिकित्सा देखभाल की स्थिति इतनी खराब थी कि इन कार्यों में लगे बच्चों की जीवित रहने की संभावना भी सीमित रही। जिन बच्चों को जीवित रखा गया उन्हें विशेष बैरकों में रखा गया, जहां वे वयस्कों और अन्य बच्चों के साथ एक ही स्थान साझा करते थे। गर्म कपड़ों की कमी, अत्यधिक भीड़ और संक्रामक रोगों के प्रसार के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक थी। अनेक बच्चे कुपोषण, न्यूमोनिया, टाइफाइड और अन्य रोगों के कारण बिना किसी चिकित्सा उपचार के मर गए। शिविर में किशोरों को भी लाया गया, विशेष रूप से लड़कों को, जिन्हें कभी कभी कार्यशालाओं या खदानों में जबरन श्रम के लिए नियुक्त किया गया। इन युवाओं को वयस्कों जैसी ही शोषणकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनकी आयु की कोई परवाह नहीं की गई। अत्यधिक शारीरिक श्रम और एसएस गार्डों तथा कांपों द्वारा की गई हिंसा ने इस समूह के जीवित रहने की संभावनाओं को बहुत घटा दिया। शिविर के अंतिम महीनों में कई जीवित बचे बच्चों की हत्या कर दी गई ताकि गवाहों को समाप्त किया जा सके। अन्य बच्चों को मृत्यु मार्च में शामिल किया गया, जहां वे ठंड, भूख और रास्ते में हुई हिंसा के कारण मारे गए। केवल कुछ ही बच्चे ऑशविट्स की 1945 की मुक्ति तक जीवित रह सके। कुछ बच्चों की गवाही, जो भागने या जीवित रहने में सफल रहे, ने शिविर में भोगी गई पीड़ाओं के बारे में विवरण प्रदान किए। इन कथनों में जीवन की परिस्थितियां, चयन की प्रथाएं, चिकित्सकीय प्रयोग और बच्चों द्वारा अपनाई गई जीवित रहने की रणनीतियां दर्ज की गईं। इनमें से कुछ स्मृतियां घटनाओं के कई दशक बाद ही संकलित की गईं, क्योंकि डर, कलंक या अनुभवों को समझने में कठिनाई के कारण वे पहले साझा नहीं की जा सकीं। ऑशविट्स में बच्चों का संहार उस व्यवस्थित नीति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे नाजी शासन द्वारा उत्पीड़ित जनसंख्या के पूरे परिवारों को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था। अधिकांश नाबालिगों के लिए अलग अलग पंजीकरण का अभाव इस तथ्य को दर्शाता है कि शिविर में किया गया नरसंहार कितना अमानवीय और निरपेक्ष था। संपत्ति की लूट और मानव अवशेषों का उपयोग। ऑशविट्स ने अपने कामकाज में एक संगठित प्रणाली को शामिल किया जिसका उद्देश्य कैदियों की संपत्ति को जब्त करना था। उनके आगमन के साथ ही निर्वासित लोगों से उनकी सारी वस्तुएं छीन ली जाती थीं। यह प्रक्रिया ट्रेनों से उतरते ही शुरू हो जाती थी, जहां उनसे सूटकेस, आभूषण, पैसे, दस्तावेज और अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं सौंपने को कहा जाता था। गार्ड इन वस्तुओं को बड़े कंटेनरों में इकट्ठा करते थे, जिन्हें लेबल लगाकर विशेष गोदामों में पहुंचाया जाता था। इन सुविधाओं को, जहां वस्तुओं को संग्रहित और वर्गीकृत किया जाता था, कनाडा के नाम से जाना जाता था। यह नाम कैदियों के बीच उस देश से जुड़ी समृद्धि की धारणा के कारण प्रचलित हुआ। कनाडा एक लॉजिस्टिक केंद्र की तरह काम करता था, जहां वस्तुओं को प्रकार, गुणवत्ता और मूल्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाता था। इन कार्यों में लगाए गए कैदी कपड़े, जूते, बर्तन, घड़ियां, चश्मे, कृत्रिम अंग और कीमती वस्तुओं को वर्गीकृत करते थे। चयनित वस्तुएं मालगाड़ियों द्वारा जर्मनी भेजी जाती थीं। इन सामानों का एक हिस्सा सीधे एसएस सदस्यों को आपूर्ति किया जाता था, जबकि बाकी को व्यावसायिक श्रृंखलाओं में शामिल किया जाता या जर्मन नागरिकों में वितरित किया जाता था।
शिविर प्रशासन इन शिपमेंट्स का विस्तृत रिकॉर्ड रखता था, जिसमें इन्वेंट्री और प्रत्येक खेप का कुल वजन शामिल होता था। लूट सिर्फ वस्तुओं तक ही सीमित नहीं थी। गैस चैम्बरों की कार्रवाई के बाद जॉन्डर कमांडो मृत शरीरों से सोने के दांत, क्राउन, अंगूठियां और अन्य कीमती वस्तुएं निकालते थे। प्राप्त सोने को पिघलाकर बटनों में ढाला जाता था और एसएस के केंद्रीय कार्यालयों को भेजा जाता था ताकि शासन की आर्थिक संपत्ति में वृद्धि हो सके। इस प्रक्रिया को विशिष्ट निर्देशों द्वारा विनियमित किया गया था और धातु की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जाती थी। शरीरों से प्राप्त किया जाने वाला एक अन्य संसाधन बाल थे। गैस चैम्बरों में हत्या के बाद जॉन्डर कमांडो पीड़ितों के बाल काटते थे और उन्हें बोरियों में संग्रहित करते थे। यह सामग्री जर्मनी की फैक्ट्रियों को भेजी जाती थी, जहां इसे वस्त्र, इंसुलेशन और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता था। मौजूदा दस्तावेजों से पता चलता है कि ऑशविट्ज प्रशासन और इन निर्माण कंपनियों के बीच अनुबंध मौजूद थे। कृत्रिम अंग, नकली अंग और अन्य चिकित्सीय उपकरण भी एकत्र किए जाते थे और पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण के लिए भेजे जाते थे। रिकॉर्डों में प्राप्त मात्रा, सामग्री की श्रेणी और अंतिम प्राप्तकर्ताओं का विवरण दर्ज किया गया था। संपत्तियों और मानव अवशेषों की व्यवस्थित लूट नाजी शासन की आर्थिक सोच का हिस्सा थी, जिसमें श्रम शोषण को पीड़ितों के संसाधनों की जब्ती के साथ जोड़ा गया था। इस प्रक्रिया को संगठित नौकरशाही के माध्यम से लागू किया गया था, जिसमें फॉर्म, इन्वेंट्री और मानकीकृत प्रोटोकॉल शामिल थे। कनाडा में तैनात कैदी अन्य समूहों की तुलना में कम कठोर परिस्थितियों में काम करते थे। हालांकि वे मारे गए लोगों की वस्तुओं के प्रत्यक्ष गवाह होते थे और किसी भी वस्तु को अपने पास रखने की स्थिति में उन्हें तुरंत मृत्युदंड की धमकी दी जाती थी। कनाडा की मौजूदगी और मानव अवशेषों के दोहन से संबंधित गतिविधियां इन कार्यों से जुड़े लोगों को छोड़कर अधिकांश कैदियों से छिपाई जाती थीं। शिविर प्रशासन ने इन कार्यों को मुख्य क्षेत्रों से दूर रखा, पहुंच को सीमित किया और गोदामों के अंदर आवाजाही को कड़ी निगरानी में रखा। ऑशविट्ज के अंतिम हफ्तों के दौरान एसएस अधिकारियों ने कनाडा के गोदामों को आंशिक रूप से नष्ट करने और लूट से संबंधित दस्तावेजों को नष्ट करने का आदेश दिया। कुछ सुविधाओं को इसलिए जला दिया गया ताकि मित्र सेनाएं जब्त की गई संपत्तियों के पैमाने के प्रत्यक्ष प्रमाण न पा सकें। कापो, ऑशविट्ज में दमन की आंतरिक पदानुक्रम। ऑशविट्ज ने एक ऐसी पदानुक्रम के अनुसार काम किया जिसमें एसएस अधिकारियों की सत्ता को कैदियों में से चुने गए पर्यवेक्षकों की भागीदारी से जोड़ा गया। इन कैदियों को कापो कहा जाता था, जिन्हें शिविर की आबादी में से अपने साथियों को नियंत्रित करने के लिए चुना गया था। कापो का किरदार एक रणनीति का हिस्सा था, जिससे अधिकारियों को कम गार्डों के साथ व्यवस्था बनाए रखने की अनुमति मिलती थी। कापो विशेष कार्य करते थे: बैरकों की निगरानी, कार्य समूहों का निर्देशन और सजा देना। इनमें से कई सामान्य अपराधियों के रूप में वर्गीकृत समूह से आते थे, जिन्हें हरे त्रिकोण से पहचाना जाता था और जिन्हें हिंसा से अनुशासन लागू करने की प्रवृत्ति के कारण चुना जाता था। इस पद से उन्हें प्रणाली के भीतर विशेषाधिकार प्राप्त होते थे: अतिरिक्त राशन, बेहतर आवास, कम शारीरिक श्रम और अनुशासन थोपने के लिए डंडा रखने की अनुमति। कुछ कापो जब्त की गई वस्तुओं तक भी पहुंच रखते थे और प्रतिबंधित क्षेत्रों में अधिक स्वतंत्रता का आनंद लेते थे। कई मामलों में कापो ने अपनी सत्ता का उपयोग अन्य कैदियों पर शारीरिक और मानसिक हिंसा करने के लिए किया। रिपोर्टों और गवाही में मारपीट, सार्वजनिक अपमान, खतरनाक कार्यों में जबरन नियुक्ति और गैस चैम्बरों की ओर चयन में सहयोग की घटनाएं दर्ज हैं। ये कार्रवाइयां आमतौर पर एसएस अधिकारियों के प्रति वफादारी दिखाने और अपने विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता से प्रेरित होती थीं। कापो और अन्य कैदियों के बीच का रिश्ता डर और अविश्वास से भरा होता था। हालांकि कुछ कापो ने समय समय पर कुछ कैदियों की स्थिति को बचाने या सुधारने का प्रयास किया, लेकिन ये मामले उनके दमनकारी भूमिका की तुलना में अपवाद स्वरूप ही थे। प्रशासन ने कापो के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया। उनके प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन किया जाता था। जो अयोग्य या अविश्वासी माने जाते थे, उन्हें बर्खास्त कर सामान्य आबादी में वापस भेज दिया जाता था, जहां वे उन्हीं परिस्थितियों का सामना करते थे जिनकी उन्होंने पहले निगरानी की थी। यह प्रणाली आदेशों के कठोर अनुपालन और अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर उपायों को बढ़ावा देती थी। कापो दैनिक गणनाओं का आयोजन भी करते थे, जिन्हें अपेल कहा जाता था। इन आयोजनों में वे अपनी निगरानी में कैदियों की उपस्थिति की पुष्टि करते थे, अनुपस्थितियों की रिपोर्ट करते थे और अनियमितताओं पर सामूहिक दंड में सहयोग करते थे।
उनकी भूमिका एक उच्च मृत्यु दर और लगातार आंतरिक आंदोलन वाले संदर्भ में लॉजिस्टिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। कार्य क्षेत्रों में वे प्रत्यक्ष निगरानी करते थे, उत्पादन की गति निर्धारित करते थे, कोटा पूरा होने को सुनिश्चित करते थे और लक्ष्य प्राप्त न करने वालों को दंडित करते थे। उनकी मौजूदगी ने एसएस को दैनिक अनुशासन के दायित्व से मुक्त किया, जिससे वे सामान्य संचालन पर ध्यान केंद्रित कर सके। अस्थायी लाभों के बावजूद कांपों की स्थिति एसएस की इच्छा पर निर्भर थी और बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती थी। कुछ कांपों को अनुपयोगी या अविश्वासी समझे जाने पर फांसी दी गई या अन्य शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया। ऑशविट्ज के अंतिम महीनों में कुछ कांपों को अन्य कैदियों के साथ निकासी मार्च में शामिल किया गया। अन्य को साक्ष्य नष्ट करने के प्रयासों के दौरान समाप्त कर दिया गया, जिन्हें नाजी अधिकारियों द्वारा मित्र सेनाओं के आगमन से पहले आदेशित किया गया था। कांपों का किरदार यह दिखाता है कि नाजी शासन ने दमनकारी शिविर प्रणाली के भीतर नियंत्रण के उपकरण के रूप में कैसे सहचयन और आंतरिक विभाजन का उपयोग किया। भागने और प्रतिशोध। पियहोव्स्की का मामला। ऑशविट्ज को किसी भी भागने के प्रयास को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। विद्युतीकृत कांटेदार तारों, निगरानी टावरों और सशस्त्र गश्तों के संयोजन ने एक लगभग अभेद्य नियंत्रण प्रणाली स्थापित की। इसके बावजूद कुछ बंदियों ने भागने की कोशिश की, अत्यधिक जोखिमों और गंभीर परिणामों का सामना करते हुए, जो न केवल उनके लिए बल्कि अन्य कैदियों के लिए भी खतरनाक साबित हुए। अभिलेखों में कई भागने के प्रयास दर्ज हैं, जिनमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार शामिल हैं, जो शिविर के संचालन के दौरान हुए। इन रणनीतियों में आपूर्ति वाहनों में छिपना, आंतरिक दीवारों में छेद करना या अस्थायी सुरंगें खोदना शामिल था। कुछ बंदियों ने चुराई गई वर्दियों या बाहरी श्रमिकों के वस्त्र पहनकर निगरानी को धोखा देने की कोशिश की। आसपास का इलाका प्राकृतिक और कृत्रिम बाधाओं से भरा हुआ था। जो लोग बाड़ों को पार कर लेते थे, उन्हें खुले क्षेत्रों से गुजरना पड़ता था, जहां छिपने के लिए पर्याप्त वनस्पति नहीं थी, जिससे वे गश्त के सामने उजागर हो जाते थे। इसके अलावा आसपास के गांवों पर जर्मन पुलिस और स्थानीय सहयोगियों का नियंत्रण था, जो किसी भी संदिग्ध उपस्थिति की सूचना देते थे। भागने के लिए प्रतिशोध में उस कैदी के ब्लॉक या कार्य समूह पर सामूहिक दंड लागू किया जाता था। इन दंडों में पिटाई, राशन में कटौती, काम करने की अनुमति को निलंबित करना और कभी-कभी सार्वजनिक फांसी शामिल थीं। प्रतिशोध की नीति का उद्देश्य भविष्य के प्रयासों को हतोत्साहित करना और भय के माध्यम से नियंत्रण को मजबूत करना था। सबसे प्रसिद्ध सामूहिक दंडों में से एक 1942 में एक भागने के बाद हुआ, जब शिविर के कमांडर ने उसी ब्लॉक से 10 कैदियों को भूख से मारने के लिए चुना। चुने गए लोगों को बिना भोजन और पानी के एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां वे अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे मर गए। सामूहिक रूप से योजनाबद्ध भागने के प्रयासों के लिए कैदियों के बीच सहयोग और निगरानी के समय व परिधि के कमजोर बिंदुओं की जानकारी आवश्यक थी। कुछ प्रयासों का आयोजन आंतरिक प्रतिरोध के सदस्यों द्वारा किया गया, जिन्होंने भागने के बाद समर्थन पाने के लिए बाहरी नेटवर्क से भी संपर्क स्थापित किया। एक प्रतीकात्मक मामला 1942 में काजिमिर्ज पियहोव्स्की और उनके 3 साथियों का भागना था। इस समूह ने एसएस की वर्दियां, हथियार और एक आधिकारिक वाहन चुरा लिया, जिससे वे निगरानी चौकियों को पार कर शिविर से भाग निकले। उनका भागना सफल रहा और ऑशविट्ज के भीतर संगठित प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। सभी प्रयास सफल नहीं रहे। कई कैदी भागने के थोड़े समय बाद ही पकड़े गए। व्यापक निगरानी और कठिन इलाकों के कारण पकड़े गए लोगों को पूछताछ के दौरान यातनाएं दी गईं और शेष कैदियों को चेतावनी देने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। कभी कभी उनके शवों को शिविर के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया गया। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि केवल कुछ ही लोग वास्तव में भागने में सफल रहे और जीवित बचे। इनमें से अधिकांश मामलों में सूक्ष्म योजना, आंतरिक सहयोग और बाहरी सहायता शामिल थी। इन जीवित बचे लोगों की गवाही ने बाद में शिविर की स्थितियों और नाजी अधिकारियों द्वारा लागू की गई प्रथाओं को प्रलेखित करने में मदद की। भागने के प्रयासों और प्रतिशोध की उपस्थिति ने यह दर्शाया कि एक ऐसे वातावरण में भी गुप्त नेटवर्क और विद्रोह के कार्य मौजूद थे, जिसे किसी भी प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कार्य ऑशविट्ज की आंतरिक गतिशीलता का हिस्सा थे, जहां चरम परिस्थितियों और लगातार खतरों के बावजूद स्वतंत्रता की आशा जीवित रही। सबूतों का नाश और अंतिम निकासी।
जैसे जैसे लाल सेना ऑशविट्ज के करीब पहुंची, नाजी अधिकारियों ने शिविर में किए गए कृत्यों के प्रमाणों को मिटाने के लिए एक योजना लागू की। यह प्रक्रिया 1944 की अंतिम तिमाही में शुरू हुई और 1945 के पहले कुछ हफ्तों में तेज हो गई। आदेश एसएस के केंद्रीय कार्यालयों से आए और उन्हें शिविर के कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किया गया। सबसे पहले की गई कार्रवाइयों में गैस कक्षों और दाह संस्कार गृहों को ध्वस्त करना शामिल था। बीरकेनाउ की मुख्य सुविधाओं, जहां जनसंहार की गतिविधियां होती थीं, को विस्फोटकों से नष्ट कर दिया गया। इमारतों के अवशेषों को दफना दिया गया या बिखेर दिया गया ताकि उन्हें ढूंढना मुश्किल हो। प्रभावित क्षेत्रों को बंद कर दिया गया और वहां मौजूद कैदियों को इन तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई। उसी समय प्रशासनिक दस्तावेजों को जलाने का आदेश दिया गया, जिनमें परिवहन, चयन, फांसी और आर्थिक गतिविधियों का रिकॉर्ड था। अभिलेखों को अस्थायी भट्ठियों में जलाया गया या खुले में नष्ट कर दिया गया। दस्तावेजों के एक हिस्से को एसएस अधिकारियों की निगरानी में कार्यालयों में ही नष्ट कर दिया गया। सबूतों को नष्ट करने की प्रक्रिया में सामूहिक कब्रों में दफन शवों को निकालकर जलाना भी शामिल था। सोंडर कमांडो की टीमों को शवों को निकालने और उन्हें बड़ी खुली चिताओं तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया, जहां उन्हें खुले में जलाया गया। बाद में इन कैदियों को भी मार दिया गया ताकि किसी प्रत्यक्ष गवाह को जीवित न छोड़ा जाए। विनाश की यह प्रक्रिया कनाडा के नाम से जाने जाने वाले गोदामों तक भी फैल गई। लूटी गई संपत्तियों के एक हिस्से को ट्रेनों द्वारा जर्मनी भेजा गया, जबकि अन्य को जला दिया गया या दफना दिया गया। इन गतिविधियों में प्रयुक्त इमारतों को आंशिक रूप से जलाया गया या निकासी से पहले गिरा दिया गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने उन कैदियों की जबरन निकासी का आयोजन किया जो अभी भी शिविर में मौजूद थे। जनवरी 1945 में लगभग 56,000 लोगों को जर्मन क्षेत्र में स्थित अन्य शिविरों की ओर पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। इन मार्चों को बाद में मृत्यु मार्च के रूप में जाना गया, जो चरम परिस्थितियों में किए गए, पर्याप्त भोजन के बिना चिकित्सकीय देखभाल के और सशस्त्र पहरेदारों की निगरानी में। मार्ग के दौरान जो कैदी आगे नहीं बढ़ सकते थे, उन्हें गोली मार दी गई। जैसे जैसे यात्रा बढ़ी, थकावट, भूख और बीमारियों से होने वाली मौतें भी बढ़ती गईं। केवल कुछ ही लोग अंतिम गंतव्यों तक पहुंच सके, जिनमें माउथहाउजेन, डाकहाउ और बुचेनवाल्ड शामिल थे। निकासी के बाद ऑशविट्ज लगभग पूरी तरह से खाली हो गया। एक छोटा समूह जो बीमार या बेहद कमजोर था, मुख्य शिविर और बीरकेनाउ के कुछ क्षेत्रों में छोड़ दिया गया। इन जीवित बचे लोगों को 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों द्वारा मुक्त किया गया। उस समय तक सुविधाएं अधिकांशतः नष्ट या अनुपयोगी हो चुकी थीं। ऑशविट्ज में की गई गतिविधियों के भौतिक और दस्तावेजी प्रमाणों को मिटाने की ये कार्रवाइयां नाजी शासन द्वारा संचालित अन्य शिविरों में भी अपनाई गई रणनीति का हिस्सा थीं। फिर भी ऑशविट्ज में जो हुआ, उसकी विशालता के कारण विनाश के प्रयासों के बावजूद भौतिक प्रमाण, गवाहियों और आंशिक अभिलेखों के रूप में कुछ साक्ष्य शेष रह गए, जिन्होंने लागू की गई प्रथाओं को दर्ज किया। मुक्ति और मुकदमे, रुडोल्फ हेस और क्राकोव। 27 जनवरी 1945 को लाल सेना की टुकड़ियां ऑशविट्ज के परिसरों में दाखिल हुईं। नाजी बलों की वापसी ने इस शिविर को आंशिक रूप से नष्ट और खाली छोड़ दिया था। मुक्ति के समय सोवियत सैनिकों ने लगभग 7,000 बंदियों को पाया, जो ज्यादातर बीमार, कमजोर और हिलने डुलने में असमर्थ थे। इन बंदियों को नाजी अधिकारियों द्वारा आयोजित जबरन निकासी के बाद छोड़ दिया गया था। सोवियत सैन्य कर्मियों ने उस स्थान की स्थिति का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें बैरक, गोदाम और ध्वस्त ढांचे शामिल थे। शिविर में प्रवेश के बाद के पहले दिनों में ली गई तस्वीरों का बाद में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में सबूत के रूप में उपयोग किया गया। जिन स्थापनाओं को पाया गया, उनमें गैस चेंबरों और शवदाह गृहों के अवशेष, साथ ही वे वस्तुएं थीं जो उन गोदामों में पड़ी थीं जो नष्ट नहीं हुए थे। मुक्ति के बाद सोवियत अधिकारियों ने जीवित बचे लोगों की चिकित्सा देखभाल और निकासी की व्यवस्था की। कुछ लोगों को उपचार के लिए अस्थायी अस्पतालों में भेजा गया। दूसरों को उनके मूल देशों में तब लौटाया गया जब वे स्वास्थ्य की न्यूनतम स्थिति में लौट आए। आंकड़ों से पता चला कि ऑशविट्ज भेजे गए लोगों में से केवल एक छोटा हिस्सा ही उस समय तक जीवित रह पाया। अगले महीनों में सोवियत और पोलिश अन्वेषकों ने शिविर की स्थापनाओं का निरीक्षण किया। इन जांचों ने दस्तावेज, वस्तुएं और गवाही एकत्र करने की अनुमति दी, जिससे ऑशविट्ज में की गई गतिविधियों की व्यापकता को समझने में मदद मिली।
इस सामग्री का एक हिस्सा 1945 में शुरू हुए न्यूरेमबर्ग के मुकदमों में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऑशविट्ज में तैनात एसएस अधिकारियों में से कई को न्यूरेमबर्ग के बाद की प्रक्रियाओं में मुकदमे का सामना करना पड़ा। इनमें रुडोल्फ हेस प्रमुख थे, जो 1943 तक शिविर के कमांडर थे। हेस को 1946 में पकड़ा गया और पोलैंड में मुकदमा चलाया गया। अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने नरसंहार कार्यों के आयोजन में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई और 1947 में शिविर के निकट फांसी दी गई। अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑशविट्ज प्रक्रियाओं में मुकदमा चला, जो 1947 और 1948 के बीच क्राकोव में आयोजित किए गए। इन मुकदमों में 40 लोगों को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। दंडों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कई वर्षों की कैद शामिल थी। ऑशविट्ज को नाजी शासन द्वारा किए गए अपराधों के भौतिक प्रमाण के रूप में संरक्षित किया गया। 1947 में पोलिश सरकार ने शिविर स्थल पर ऑशविट्ज बिर्केनाउ राज्य संग्रहालय की स्थापना की। इस संस्था को शेष संरचनाओं को संरक्षित करने, बचे लोगों की गवाही एकत्र करने और वहां हुई घटनाओं पर ऐतिहासिक शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया। इसके उद्घाटन के बाद से संग्रहालय ने विभिन्न देशों से लाखों आगंतुकों को प्राप्त किया है। बैरकों, बाड़ों, निगरानी टावरों और गैस चेंबरों के अवशेषों के संरक्षण ने घटनाओं की भौतिक स्मृति को बनाए रखने की अनुमति दी है। पुनर्प्राप्त वस्तुओं का एक हिस्सा, जैसे जूते, सूटकेस, बर्तन और दस्तावेज, ऐतिहासिक व्याख्या के लिए समर्पित कक्षों में प्रदर्शित किए गए हैं। 1969 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने ऑशविट्ज बिर्केनाउ को विश्व धरोहर घोषित किया। इस मान्यता ने इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को मान्यता दी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अपराधों की गवाही देता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण का स्थान है। ऑशविट्ज ऐतिहासिक अध्ययन, फोरेंसिक अनुसंधान और गवाही संग्रह का विषय बना हुआ है। संचित दस्तावेजों ने शिविर की संचालन संरचनाओं, आंतरिक गतिकी और शामिल लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी है। यह स्थल संग्रहालय स्मारक के रूप में खुला है, जिसका उद्देश्य प्रमाण संरक्षित रखना और शिविर में की गई गतिविधियों से संबंधित ऐतिहासिक अभिलेखों तक पहुंच प्रदान करना है। ऑशविट्ज केवल एक एकाग्रता और विनाश शिविर नहीं था, यह एक ऐसी योजना की धुरी था जो मानव जीवन को लूटने, शोषण करने और व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। 27 जनवरी 1945 को हुई इसकी मुक्ति ने दुनिया के सामने किए गए अपराधों की विशालता को उजागर किया और नाजी शासन द्वारा लागू किए गए व्यवस्थित आतंक का अपूरणीय प्रमाण छोड़ दिया। मुक्ति के बाद ली गई छवियां, बचे लोगों की गवाही और पुनर्प्राप्त दस्तावेजों ने वहां जो हुआ उस कहानी को बनाया। ऑशविट्ज न केवल पीड़ितों के दुख का प्रतीक बना, बल्कि यह भी दिखाया कि वैचारिक दमन के तहत मानव किस हद तक पीड़ा पहुंचा सकता है। प्रत्येक संरक्षित बैरक, प्रत्येक दीवार, प्रत्येक वस्तु जो संग्रहालय स्मारक में एकत्र है, उन लोगों की स्मृति को बनाए रखती है जिन्हें निर्वासित किया गया, शोषण किया गया और मार डाला गया। ऑशविट्ज चेतावनी के रूप में बना हुआ है। इसका इतिहास केवल अतीत का वृत्तांत नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक आह्वान है। शिविर के खंडहर असहिष्णुता, कट्टरता और अमानवीकरण के चरम परिणामों को प्रकट करते हैं। इसका अस्तित्व वर्तमान पीढ़ियों को मानव गरिमा के मूल्य और किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर विचार करने को प्रेरित करता है। युद्ध के बाद अनुसंधान, मुकदमे और प्रमाणों का संग्रह जिम्मेदारियों को स्थापित करने और कुछ दोषियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। फिर भी घाव ऐसे निशान छोड़ गए जो न्यायिक सजाओं से परे जाते हैं। 1969 में ऑशविट्ज बिर्केनाउ को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना इसकी सामूहिक स्मृति और सार्वभौमिक चिंतन के स्थान के रूप में महत्ता को फिर से स्थापित करता है। इसके मैदान पर स्थापित संग्रहालय हर वर्ष लाखों आगंतुकों को प्राप्त करता है, जो गैस चेंबरों के अवशेष, बैरकों, निगरानी टावरों और उन गोदामों से होकर गुजरते हैं जहां पीड़ितों की वस्तुएं जमा थीं। उस स्थान पर हर कदम स्मृति के प्रति एक प्रतिबद्धता है। केवल यह याद रखने का निमंत्रण नहीं कि क्या हुआ, बल्कि यह भी कि क्यों हुआ। ऑशविट्ज एक जीवित गवाही है। इसका इतिहास सिखाता है, झकझोरता है और चेतावनी देता है। ऑशविट्ज को याद रखना केवल पीड़ितों के प्रति सम्मान का कार्य नहीं है,
ये मानवता के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक स्मृति बनी रहती है तब तक यह आशा भी जीवित रहती है कि अतीत की गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी, और इसी स्मृति में वह शक्ति निहित है जिससे हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां ऑशविट्स फिर कभी न हो।